जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर मेमोरी का पार्ट 2। कल की क्लास में जो हमने मेमोरी के चैप्टर को पढ़ा था, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में तो पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में जाना था, फिर हमने मेमोरी के अंदर यूनिट्स ऑफ मेमोरी को पढ़ लिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी चीजें आपको बहुत खूबसूरत तरह से समझ में आ चुकी होंगी, और आपने अगर एक से दो बार ट्राई किया होगा तो आप देखेंगे कि आप हर एक सवाल को बहुत अच्छी तरह से उससे रिलेटेड वाले को कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में और जानते हैं मेमोरी के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है जी, तो एक बार सभी दोस्त जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे, है ना। एक बार सभी दोस्त जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास से, फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं मेमोरी की, तो मेमोरी को सामान्यतः हम दो भागों में बांट रहे होते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो जो मेमोरी होती है आपकी, इसे हम जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं भैया? तो एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा? एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी है, इसे हम हिंदी में प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं? तो इसे हम हिंदी में प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, और इसी को हिंदी में आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। यानी कि जो आपने यहाँ पर मेमोरी को दो भागों में बांटा, एक प्राइमरी, तो इस प्राइमरी मेमोरी को ही हम हिंदी में प्राथमिक मेमोरी, और नहीं दिखाई दे रहा कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, और इसी प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इस इंटरनल मेमोरी को हिंदी में आंतरिक मेमोरी कहते हैं। दूसरा जो से बांटा जाता है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का अर्थ होता है आपका द्वितीयक मेमोरी। कौन सी? द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, तो द्वितीयक मेमोरी को ही हम यहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि इसे हम बाहरी मेमोरी भी कहते हैं, है ना। इसी को हम यहाँ पर बाहरी मेमोरी भी कह रहे होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब जब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, तो कौन कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी होती है? तो उसमें दो प्रकार की मेमोरी आपकी आती हैं। एक होती है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है रैम की फुल फॉर्म? तो हम कहेंगे रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे एस रैम की, तो रैम को हम दो भागों में बांटते हैं, एक एस रैम और एक डी रैम। तो एस रैम की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? एस रैम की हमारी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम की हमारी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आगे आपको समझ आ जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी, और इंटरनल मेमोरी को हिंदी में हम आंतरिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में आपका द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है, और इसी को हिंदी में आपका, इसी को हम यहाँ पर बाहरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, फिर हमने बात की जो प्राइमरी मेमोरी है कितने भागों में बांटा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में आपका बांटा जाता है। कौन कौन सा? तो एक तो होता है रैम और एक रोम। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम को दो भागों में बांटा जाता है, एस रैम और डी रैम, है ना। एस रैम और डी रैम, तो एस रैम क्या है? आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और डी रैम आपकी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। लेकिन जो रोम होता है, आर ओ एम, जो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट है आपका रोम, इस रोम को हम तीन भागों में बांटते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो पहले तो इनकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। तो आप कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद एक इसी का रोम का एक पार्ट होता है पी रोम। तो पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो याद रखिएगा, प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बाद एक होता है हमारा ईपी रोम। तो ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? हम कहेंगे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डबल ईपी रोम। कौन सा? इसके बाद हमारा आता है डबल ईपी रोम, और इस डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है ना सर? आवाज बहुत स्लो, मेरी तबियत थोड़ी सी डाउन है, तो मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं, बाकी आवाज फिर भी आप सभी तक प्रॉपर तरह से ही पहुंच रही होगी। ठीक है, काम वगैरह मैं सभी आगे आपको बताऊंगा। पहले आप जो हमने यहाँ पर दो भागों में बांटा है रैम रोम को, तो इनके बारे में जान लो कि रोम को हम यहाँ पर टोटल तीन भागों में बांटते हैं। रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी, पी रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलो, अब जो बातें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, जो आपको नहीं दिखाई दे रही थी, या आपको हालांकि बोर्ड पीडीएफ मिलेगी, वहां देख लोगे, बाकी जो बहन नोट्स बनाती हैं वो भी इसे नोट डाउन करेंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है कि मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी भी कहते हैं? इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर के चालू, भाई प्राथमिकता अगर आप किसी चीज को दे रहे हो तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। तो कंप्यूटर के चालू होते ही या कंप्यूटर के चालू होने के लिए भी हमें जिस मेमोरी की जरूरत पड़ती है ना, हमें जिस मेमोरी की जरूरत पड़ती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ना। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है, और इसे ही हम सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है इसे इंटरनल मेमोरी तो कहते ही है, साथ ही साथ इसे आपका कौन सी मेमोरी भी कहते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। और प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो प्राइमरी मेमोरी है इसे आंतरिक यानी कि इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, मैं बता चुका हूं। इस प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी भी कह रहे होते हैं। और प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम किसमें मापा जाता है? तो वो माइक्रो सेकंड्स में। एक्सेस टाइम क्या होता है? तो किसी भी कार्य को करने में जितना समय लगता है ना, कहीं से कोई डाटा लेने में जो समय लग रहा है मेमोरी में से, वो मेमोरी एक्सेस टाइम है आपका। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर टू फंक्शन। इट इज आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहली प्राइमरी मेमोरी जो हमारी थी यहाँ पर रैम, उसकी तरफ चलते हैं और उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं रैम की, तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहेंगे रैम की जो फुल फॉर्म है भैया वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैम की जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और इस रैम को ही हम यहाँ पर मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, या मुख्य मेमोरी भी हम इसी को कह रहे होते हैं। ठीक है। सीधे सीधे फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, जो आपको सुनने हैं, जो आपको ऑप्शन जब आएंगे तो आप अपने आप नहीं कर पाओगे ना। ये सब याद करना होगा, याद नहीं करना होगा, आप 2 से 3 बार पढ़ लेना, ये सब अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो रैम एक प्रकार की क्या होती है? रैम एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब वॉलेटाइल क्या चीज है ना? तो वॉलेटाइल मेमोरी का अर्थ ये होता है कि वो मेमोरी जो लाइट के जाने पर स्वयं में मौजूद डेटा को खो देती है, वो तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और वे मेमोरी जो लाइट के जाने पर स्वयं में मौजूद डेटा को नहीं खोती, वे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो जो रैम है आपकी वो एक वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। यानी कि जो भी डेटा रैम के अंदर रहता है वो लाइट के जाने पर सबका सब क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। इसलिए इसे यानी कि रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर मेमोरी भी है। अब क्योंकि ये अपने डेटा को स्थायी नहीं रख पा रही, हट जा रहा है डेटा, तो इसे हम टेम्परेरी मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। और रैम को आंतरिक मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया ये हमारे सीपीयू के, जो हमारे सीपीयू का बॉक्स होता है उसके अंदर होती है, ना कि बाहर। जो बाहर से लगाई जाएंगी जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, तो ये क्या होंगी? ये आपकी बाहरी मेमोरी होंगी। लेकिन है ना, लेकिन जो रैम है वो आपके सीपीयू के अंदर लगाई जाती है, तो इसलिए हम रैम को क्या कहेंगे? रैम एक इंटरनल मेमोरी है। वॉलेटाइल क्या होता है भाई मैं बता चुका हूं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी यहां तक की लाइट के जाने पर, सप्लाई बंद करने पर मौजूद डेटा इसमें नष्ट हो जाता है। किसमें? रैम के अंदर मौजूद डेटा क्या हो जाता है? आपका नष्ट हो जाता है। और सीपीयू द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को पहले रैम में जाना होता है, रैम में आना अनिवार्य है। और कोई भी प्रोग्राम जब चल रहा है तो वो रन होते समय कहां जाता है? रैम में जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो किसी के फोन है, उसके फोन में 1 GB ही आपकी रैम है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा शुरुआत में कि जो 1 GB या 2 GB वाले रैम वाले फोन होते हैं उनमें पबजी गेम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि भाई पबजी गेम अपने आप में 1.5 GB का होता है, 2 GB का होता है। अब अगर उसे रन करना है तो फिर हमारे पास इतनी ज्यादा जीबी होनी चाहिए कि उसमें काम कर सके। अब भाई ओवरऑल अगर आप 1 GB की रैम में 1 GB का गेम चलाओगे तो वो नहीं चलेगा, है ना। तो इस वजह से तो यहाँ पर क्या है, जो भी प्रोग्राम हम रन कर रहे होते हैं वो पहले कहां जाता है? वो पहले हमारा रैम के अंदर ही जाता है। ठीक है। चलो तो एक बार मुझे अगेन बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई आप सभी को? है ना। तो रैम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी समझ में आई। रैम क्या है? रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम मुख्य मेमोरी भी कह रहे होते हैं, और इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। लाइट के जाने पर ये मौजूद डेटा को नष्ट नहीं करता है, और सीपीयू द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को पहले कहां आना होता है? रैम में आपका आना होता है। कोई भी प्रोग्राम जब चल रहा होता है, जब रन करता है, तो वो कहां आता है? रैम में आता है। सर पहली लाइन समझ में आई क्या? ये लाइट जाने पर, सप्लाई बंद होने पर इसमें मौजूद डेटा नष्ट हो जाता है। तो कैसे समझो? देखो मान लो आप अभी वर्तमान में व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो अपने फोन में, ठीक है। इससे थोड़ी देर पहले आपने यूट्यूब ओपन किया था, उससे थोड़ी देर पहले आपने इंस्टाग्राम ओपन किया था, इससे थोड़ी देर पहले आपने अपना इंस्टा ओपन किया हुआ था। ठीक है। अब अभी आप अपने फोन में व्हाट्सएप खोले हो, तो क्या है, जो चल रहे हैं प्रोग्राम वो कहां मौजूद होते हैं? रैम में। अब अगर आप अपने फोन को अचानक से स्विच ऑफ कर दो और स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करूं, तो क्या ये व्हाट्सएप, क्या ये यूट्यूब, क्या ये इंस्टा ऐसे के ऐसे ही खुले मिलेंगे आपको? बताएं, है ना। तो बताएंगे, तो अगर आपने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया, ये चीजें खुली थी तो ठीक है, लेकिन आपने स्विच ऑफ कर दिया, और स्विच ऑफ करके जब आपने इसे दोबारा ऑन किया, तो बताओ क्या ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा इसी प्रकार से खुले हुए मिलेंगे आपको? तो आप कहेंगे जी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये जो रन कर रहे थे एप्लीकेशन, ये कहां पर थे? ये रैम में थे। ये रैम की सहायता से रन करते हैं, है ना, जो कि अभी हमने बताया। अब रैम कैसी मेमोरी है? रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि लाइट के जाने पर स्वयं में मौजूद डेटा को क्या कर देती है? खो देती है। तो जैसे ही आपने इसे स्विच ऑफ किया, जैसे ही इसे आपने पावर ऑफ किया, तो इसका क्या है? इसकी बिजली कटी, है ना, स्विच ऑफ हुआ, और स्विच ऑफ होने से इसमें जो मौजूद डेटा था वो सबका सब क्या हो गया? आपका खो गया। ठीक है। सबका सब डिलीट हो जाता है, इसीलिए इसे हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि रैम को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो जो रैम होती है हमारी, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं।
ठीक है, कौन कौन से दो भाग? तो मैंने आपको बताया था एक एस रैम और एक होता है डी रैम। कौन सा? एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। तो सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहेंगे? एस रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है डी रैम की फुल फॉर्म? तो हम कहेंगे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है जी, यहां तक तो फुल फॉर्म का बात हो गई। लेकिन अगर मैं डी रैम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊं, तो सबसे पहली चीज ये इस बात को याद रखना कि डी रैम में क्या होता है कि डेटा को बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये सीधे सीधे फैक्ट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, है ना। आप मेमोरी को बनाना नहीं सीखना, आपको उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो याद करनी है ना, वो समझनी है। तो डी रैम क्या है? इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और ये रिफ्रेशिंग होती है, सस्ती होती है, धीमी होती है, और लाइट की खपत बहुत कम करती है। और आप और हम जितने भी कंप्यूटर मार्केट में देखते हैं नॉर्मली, उन सभी कंप्यूटरों में इसी रैम का प्रयोग होता है, डी रैम का, है ना। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली रैम होती है, उदाहरण पीसी, लैपटॉप, टेलीफोन, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि, इन सभी में हमारी यही रैम जानी जाती है। ठीक है, यही रैम आपकी डी रैम यूज होती है। इसके बाद आता है हमारा डी रैम की, अगर मैं कुछ और फुल फॉर्म्स की बात करूं, तो डी रैम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एसडीआर और एक होती है डीडीआर। एसडीआर का अर्थ होता है सिंगल डेटा रेट वाली डी रैम, और डीडीआर का अर्थ होता है डबल डेटा रेट वाली डी रैम, यानी कि ये इससे थोड़ी और महंगी और तेज होती है। एक फुल फॉर्म होती है आपकी एसडी रैम की, ये सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होगी? तो हम याद रखेंगे यहाँ पर सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी क्या होती है? आपकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद अगर मैं एसरैम के बारे में आपको बताऊं, तो एसरैम क्या है कि इसमें डेटा को मौजूद रखने के लिए इसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, है ना। आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से किसे आपका डेटा को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। तो रोम, पी रोम, एस रैम या डी रैम? तो आप कहेंगे डी रैम में डेटा को मौजूद रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि एस रैम में डेटा को बनाए रखने के लिए इसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये महंगी होती है, ये तेज होती है, ये विद्युत की खपत भी अधिक करती है, इसीलिए जो एस रैम होती है इनका प्रयोग जनरली आप और हम नहीं करते, है ना। जो एस रैम होती है इसका प्रयोग जनरली आप और हम नहीं करते। पीसी क्या है? पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, यूज इन एटीसी सिस्टम या फिर शेयर मार्केट वगैरह जो होती हैं, उनमें आपका इनका प्रयोग किया जाता है, किसका? एस रैम का। तो एक बार मैं सभी चीजें रिवाइज कर दूं आपको शुरू से, या पहले पूरी क्लास पढ़ा दूं उसके बाद रिवाइज करूं? चलो, जितना अभी तक पढ़ा है सिर्फ उतना हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। और मैं पेज नहीं पलटूंगा, ऐसे ही बताऊंगा, आप भी कोशिश करना मेरे साथ रिलेट करने की या मेरे साथ चीजों को बोलने की, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर कि जो मेमोरी होती है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम यहाँ पर प्राथमिक मेमोरी कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं? आंतरिक मेमोरी कह रहे हैं। जबकि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसे हम बाहरी मेमोरी भी कहते हैं और द्वितीय मेमोरी भी कहते हैं। अब जो रैम थी, जो आपकी क्या थी, जो आपकी प्राथमिक मेमोरी थी, इसे हमने दो भागों में बांटा, जिसमें से एक था आपका रैम, एक था आपका रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो रैम की फुल फॉर्म हमारी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रोम की हमारी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है रोम की फुल फॉर्म? तो हम कहेंगे रोम की जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। अब रैम को हम दो भागों में बांटते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम की फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, जो डी रैम होती है इसमें डेटा को मौजूद रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ये सस्ती होती है, ये लाइट की खपत कम करती है, और वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज इसी का किया जाता है, जैसे कि मोबाइल फोन, जैसे कि नॉर्मली जो कंप्यूटर होते हैं उनमें। ठीक है, अब जो डी रैम होती है ये भी दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है एसडीआर यानी कि सिंगल डेटा रेट वाली, एक होती है डीडीआर यानी कि डबल डेटा रेट वाली। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर हमने आपको एक और फुल फॉर्म बताई एसडी रैम की, तो वो क्या थी? आपकी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हम बात करेंगे एस रैम के बारे में, तो एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं रहती, इसमें डेटा बना रहता है, और इसमें लाइट की खपत ज्यादा होती है, ये महंगी होती है, इसलिए इसका यूज नॉर्मली हम लोग नहीं करते, इसका प्रयोग शेयर मार्केट वगैरह में आपका किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रैम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली जो हमारी प्राइमरी मेमोरी थी, जिसका नाम था क्या? रोम, है ना, जिसका नाम था आपका रोम। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है ना। तो हम देखेंगे जो रोम है इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है रोम की फुल फॉर्म? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और ये किस प्रॉपर्टी पर काम करता है? तो ये वॉर्म की प्रॉपर्टी पर काम करता है, मतलब राइट वंस रीड मेनी। रोम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें डेटा को एक बार लिखा जाता है और उसी को फिर बार 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 पढ़ा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रोम हुई या आपकी रैम हुई, ये दोनों ही हमारी कहाँ होती हैं? इंटरनल मेमोरी है। तो ये हमारी कहाँ लगी होती हैं? तो ये हमारी लगी होती हैं आपकी मदरबोर्ड में, यानी कि सीपीयू के अंदर, है ना। कहाँ पर? सीपीयू के अंदर। चलो, है ना। एटीसी की फुल फॉर्म क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल होती है। क्या होती है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल होती है। जैसे वैसी जगह जहां पर डेटा लगातार चलता ही रहे, है ना, जहां पर लाइट जाए ही ना, ऐसी बड़ी बड़ी जगह पर, जो शेयर मार्केट आपको पता है पल भर में ऊपर नीचे होती है, तो इसमें ऐसा थोड़ी ना कि हम इसे बंद करके चले जाएं कि लाइट चली गई तो कंप्यूटर बंद हो गया, डेटा उड़ गया, नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो वहां पर एसरैम का यूज होता है। अब रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, रोम किस आधार पर काम करता है? तो रोम वॉर्म की प्रॉपर्टी पर काम करता है, मतलब किसका जो कॉन्सेप्ट है काम करने का वो है कि राइट वंस रीड मेनी, यानी कि जो रोम होती है इसमें डेटा को सिर्फ एक बार लिखा जाता है और फिर उसी को बार 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 दोहराया जाता है, या मैं कहूँ तो पढ़ा जाता है। ठीक है भाई, मैंने बता दिया एसरैम, है ना, दोबारा भी मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद,
चाहे रोम हो या रैम हो, ये कहाँ लगी होती है? तो ये हमारे सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसमें होती है। कहाँ होती है? हमारे सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ होता है उसमें होती है। ठीक है, कैसी होती है तो आप देख सकते हो। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो जो रोम है ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या थी? रैम हमारी एक वॉलेटाइल मेमोरी थी, यानी कि उसमें मौजूद डेटा खो जाता था। लेकिन जो रोम है आपकी, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि लाइट के जाने पर इसमें मौजूद जो डेटा होता है वो नहीं खोता आपका। ठीक है, अब नहीं खोता डेटा तो फिर ये परमानेंट हो गई, यानी कि ये एक स्थायी मेमोरी होती है और लाइट के जाने पर या सप्लाई के बंद होने पर इसमें जो मौजूद डेटा होता है वो आपका नष्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? नष्ट नहीं होता आपका। ठीक है, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है। क्या मतलब है जी बायोस का? पहले तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा, बायोस होता क्या है? तो जब भी हमारी रोम बनाई जाती है तो उस रोम के अंदर एक एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जाता है जिसे बायोस कहा जाता है। अब बायोस क्या चीज़ है जी? तो बायोस का अर्थ होता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये सभी चीज़ें आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक मूवी सी आपके दिमाग में बनती चली जाएगी और यहाँ से चल करके हो सकता है कि अभी ऊपर से जा रहा हो, लेकिन जैसे जैसे ऐसे करके आप आओगे तो ये यहाँ पर आकर के कड़ी जुड़ जाएगी और फिर ये प्रॉपर तरह से आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना? तो रोम का प्रयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वीडियो गेम आदि में किया जाता है। कैसे किया जाता है? अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे वॉशिंग मशीन है ना? अगर मान लो वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े धोने के लिए डाले और 15 मिनट का टाइमर भरा, 5 मिनट बाद लाइट चली गई। 5 मिनट बाद क्या हुआ कि लाइट आपकी चली गई। तो अब जब दोबारा लाइट आएगी तो तो जो आपका जो वॉशिंग मशीन है वो कितनी देर चलेगी? क्या वो पूरे 15 मिनट चलेगी या वो चलेगी ही नहीं, उसे खुद चलाना पड़ेगा, या वो 10 मिनट चलेगी या वो 5 मिनट चलेगी? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया जो हमारे वॉशिंग मशीन है अगर वो 15 मिनट आपने टाइम भरा था, 5 मिनट चल चुकी है तो अब वो बचे हुए 10 मिनट चलेगी। अच्छा, मेमोरी उसे उसे कैसे पता चला आपका ये कि ये 10 मिनट चल चुकी है? भूली क्यों नहीं? रैम में तो मौजूद डेटा डिलीट हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि रोम का प्रयोग इन सभी उपकरणों में किया जाता है। इसे बनाते समय ही इसमें एक प्रोग्राम डाल दिया जाता है। इस मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम डाला जाता है जिसे हम बायोस कहते हैं और बायोस की फुल फॉर्म अभी अभी आपको बताई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम क्या होता है अभी आगे हम स्पेशली इसी को पढ़ेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, चलो। अब अब जब हम आगे बात करते हैं किस चीज़ की? बायोस की, कि बार बार एक शब्द नाम आ रहा है बायोस बायोस। तो बायोस क्या है? बायोस एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जब भी आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो, क्या करते हो? तो जब भी आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो तो कंप्यूटर में यानी कि सीपीयू में जो सबसे पहले अगर कुछ चलता है ना तो वो बायोस होता है ना? यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम होता है जो सबसे पहले चलेगा। ठीक है, ठीक है, और ये चेक करता है कि सभी पार्ट चल रहे हैं या नहीं। जैसे कि कीबोर्ड की लाइट जल रही है, जैसे आप अगर कभी ट्राई करना, अगर आप किसी कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे ही आप सीपीयू का बटन दबाएंगे पावर वाला, है ना? जैसे ही आप सीपीयू का बटन दबाएंगे पावर वाला तो पूरा कंप्यूटर बाद में चालू होगा। पहले क्या होगा कि आपके माउस के नीचे लाइट जल जाएगी, आपके कीबोर्ड की तीनों लाइटें जल जाएंगी, आपके मॉनिटर की लाइट जलेगी 1 सेकंड के लिए, फिर ये सब बंद हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे जो आपका कंप्यूटर है वो बूटिंग प्रोसेस करके, बूटिंग प्रोसेस क्या है हम आगे बढ़ेंगे, है ना? तो बूटिंग प्रोसेस करके फिर धीरे धीरे आपका कंप्यूटर चालू होगा और चालू हो जाएगा। लेकिन जब कंप्यूटर को बटन दबाया तो सबसे पहले जो पावर चेक की सभी डिवाइसेज में लाइट को भेज करके वो किसने की? तो वो हमारे यहाँ पर बायोस नहीं की, है ना? तो कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? इस बायोस का ही प्रयोग करते हैं। और बायोस को हम एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या है आपका? तो पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है हमारा, हाँ बिल्कुल, ग्रीन लाइट आती है कीबोर्ड्स में आपकी, तो बिल्कुल वही। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट की फुल फॉर्म होती है हमारी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होगी? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होती है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, इसके बाद ये हमारा बायोस हो गया, क्या है? सबसे पहले चलने वाला प्रोग्राम है ये चीज। इसके बाद हमारे सीपीयू के अंदर ही एक सीमोस नाम की बैटरी लगी होती है, कुछ ऐसी। सीमोस की फुल फॉर्म क्या है हमारी? तो याद रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये हमारी इस सीमोस बैटरी की फुल फॉर्म होती है। और इसका काम क्या होता है? तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब मान लो कि आप अपने कंप्यूटर को आज आप अपने फोन को आज स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, और 5 दिन बाद चालू करना। अब आपने अपने फोन को जो स्विच ऑफ करा है वो 19 फरवरी 2025 को 1:40 पर करा है। आपने 5 दिन बाद चालू करा तो उसमें जो टाइमिंग है वो अब अभी जो हो रही है उससे आगे की आएगी या जो उस दिन चल रहा होगा उस दिन की आएगी? बताओ। अगर मैं ऐसे ही कहूं कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हर एक पुर्जा आपने अलग कर दिया, कीबोर्ड अलग रख दिया, मॉनिटर अलग रख दिया, माउस अलग रख दिया, आपने सीपीयू अलग रख दिया और उसमें किसी भी प्रकार की पावर नहीं दी, किसी भी प्रकार की लाइट आपने नहीं दी, ठीक है, तो फिर भी आज आपने ये सब चीजें अलग अलग करके रखी और आपने 6 महीने बाद जब कंप्यूटर को जोड़ा तो वहां पर जो डेट एंड टाइम है वो आज से ही शुरू होगा या फिर उसी दिन का आएगा? तो आप कहेंगे भैया जी उसी दिन का आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इसे हमने कोई लाइट नहीं दी, कोई पावर नहीं दी, तो इसमें डेट एंड टाइम अपडेट कैसे हुई? तो वही इसके अंदर एक छोटा सा ऐसा सेल लगा होता है जिस सेल को हम सीमोस बैटरी कहते हैं, जिस सेल को हम क्या कहते हैं? सीमोस बैटरी कहते हैं। और सीमोस का मुख्य कार्य कंप्यूटर की घड़ी को क्या होता है? चलाना आपका होता है। ठीक है जी, बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, आप सभी की कमेंट मेरे पास तक आती है बट मैं सभी की कमेंट पढ़ नहीं सकता, है ना? आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हम जो रोम को हमने 3 भागों में बांटा था, है ना? रोम को हमने कितने टाइप्स में बांटा था? तो रोम 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी पी रोम, एक होती है हमारी ईपी रोम और एक होती है हमारी डबल ईपी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है मैं बता चुका हूं आपको, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है हमारी? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब पी रोम क्या होता है? यानी कि रोम एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर अगर कोई डेटा एक बार लिख दिया तो उसे बदला नहीं जा सकता, है ना? उसे बदला नहीं जा सकता।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि बनाते समय पीरोम का क्या होता है कि पीरोम बनाते समय इसमें खाली मेमोरी बनाई जाती है और इसे निर्माण के बाद कंटेंट को एक बार सिर्फ बदला जा सकता है, उसके बाद नहीं। यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो चिप होती है, जो मेमोरी कार्ड आपका होता है, तो ना मेमोरी कार्ड वगैरह में क्या होगा कि आपको अगर कोई गाना चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, जगह खाली कर लेते हैं। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता। रोम में क्या होता है आपका, है ना, रोम के अंदर क्या होता है कि रोम में अगर एक बार डेटा लिख दिया तो उसे इरेज नहीं किया जा सकता। लिखा एक बार जाएगा, यूज आप कितनी भी बार कर लो, लेकिन लिखा एक बार जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि अच्छा ठीक है, पी रोम में क्या है, डेटा एक ही बार लिखा जा सकता है, एरेज नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरा जो टाइप था रोम का, पी रोम के बाद, वो था हमारा कौन सा, वो था हमारा ईपी रोम। अब ईपी रोम क्या चीज है जी, ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब अभी तक क्या था कि डेटा लिख तो दिया, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। लेकिन ईपी रोम में क्या हुआ कि इरेजेबल शब्द जुड़ गया, मतलब इसे बार बार लिखकर मिटाया जा सकता है या मिटाकर लिखा तो जा सकता है, लेकिन एक शर्त होती है कि पी रोम में जो डेटा है उसे मिटाने के लिए हमें परावैंगनिक किरणों की आवश्यकता पड़ती है, यूवी रेडिएशन की सहायता से इसे मिटाया जा सकता है ना, यानी कि इरेज बाय यूवी रेडिएशन। सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है बताओ वह कौन सी रोम है जिसके डेटा को इरेज करने के लिए परावैंगनिक किरणों की सहायता लेनी होती है, तो हम क्या कहेंगे कि वह कौन सी हमारी यहाँ पर रोम होती है, तो वो ईपी रोम होती है। ठीक है। इसके बाद अगला होता है हमारा डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम यानी कि पी रोम ईपी रोम से भी बढ़िया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहली वाली रोम में क्या समस्या थी, सबसे पहली वाली रोम में यह समस्या थी कि पी रोम में उसमें डेटा इरेज ही नहीं कर सकते थे। ईपी रोम में कर तो सकते हैं लेकिन परावैंगनिक किरणों की सहायता से। लेकिन जो डबल ईपी रोम है इसमें डेटा को इरेज भी कर सकते हैं, नया डेटा भी लिख सकते हैं, और लाइट के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। तो इसमें प्रोग्राम को विद्युत की मदद से चेंज किया जाता है, इसलिए इसे ही फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। जैसे कि जो पेन ड्राइव होती है, जो मेमोरी कार्ड होते हैं, है ना, जो पेन ड्राइव हो गई, जो मेमोरी कार्ड होते हैं, इनमें आप किसका प्रयोग करते हो, तो इनके अंदर डेटा जब मन करे तब लिख देते हो, जब मन करे तब उसे डिलीट कर देते हो नॉर्मली पेन ड्राइव में। तो ये किसका उदाहरण हो गई हमारा, तो ये हमारी उदाहरण हो जाती है किसकी, डबल ईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का। ठीक है जी, चलो। तो आप वर्तमान में इन्हीं का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आपका, तो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। आगे आते हैं और एक बात जान लेते हैं वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में दोबारा से। मैं आपको मुंह जुबानी हालांकि बता चुका हूं, फिर भी एक बार देखेंगे वॉलेटाइल मेमोरी। तो इस मेमोरी को संग्रहित रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है। लाइट जाने पर इसमें मौजूद डेटा क्या है, खो जाता है। वो सभी की सभी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। उदाहरण रैम, एस रैम, डी रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ये दोनों मेमोरी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये सभी की सभी किसका उदाहरण होती हैं, वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होती है। सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछ लेगा बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है, है ना, दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है। तो आप कहेंगे कि भैया जी जो यहाँ पर हमारा रैम, एस रैम, डी रैम, कैश रजिस्टर या फिर ऐसी कोई भी मेमोरी जिसमें मौजूद डेटा लाइट के जाने पर चला जाता है, खो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। नॉन वॉलेटाइल मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि इस मेमोरी में मौजूद डेटा लाइट के जाने पर संग्रहित करके रखती है, और लाइट जाने पर इसमें मौजूद डेटा क्या होता है, डिलीट नहीं होता, इसीलिए इसे हम यहाँ पर परमानेंट मेमोरी के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा उदाहरण तो रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, है ना, नॉन नैंड, एसएसडी, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये जितने भी हैं आपके, ये सभी के सभी हमारे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के उदाहरण होते हैं। तो एक बार हम अगेन रिपीट कर लें सभी चीजों को। रैम वाले पार्ट तक मैंने सभी चीजें रिपीट कर दी थी, एक बार मैं यहां से आपको रोम वाला पार्ट और क्या है रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। देखो अभी आप लोगों को जरूर लग रहा होगा कि चीजें थोड़ी कम समझ में आ रही हैं या इतनी सारी चीजें याद कैसे होंगी, बट मेरा विश्वास मानिए जैसे ही आपके सामने सवाल आएंगे तो आप अपने आप उन सवालों को कर पाओगे और आपको पता लगेगा कि हाँ जी जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं, है ना। संडे को मॉक टेस्ट बिल्कुल बाद में मिलेंगे, जब मिलेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी हम आते हैं रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और रोम में क्या होता है कि रोम में डेटा एक ही बार लिखा जाता है और लिखने के बाद उसी को बार बार पढ़ा जाता है, नए तरीके से नहीं लिखा जाता, है ना, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। फिर हमने यहाँ पर जाना कि रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि रोम के अंदर जो डेटा एक बार भर दिया गया वो लाइट के जाने पर भी फिर डिलीट नहीं होता। अब क्योंकि डिलीट नहीं हो रहा तो ये स्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है यानी कि नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि लाइट के जाने पर भी इसमें मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता। रोम के अंदर एक प्रोग्राम उपस्थित होता है जिसे बायोस कहा जाता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम का प्रयोग इन अलग अलग डिवाइसेस में किया जाता है और रोम को बनाते समय ही इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा जाता है बायोस। बायोस क्या है जी, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। जब भी हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में जो सबसे पहले चलता है कोई प्रोग्राम तो वो बायोस होता है, और ये हमारे कंप्यूटर के हर एक उपकरण को लाइट भेज करके ये चेक करता है कि वहां तक लाइट की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, जैसे कि कीबोर्ड वगैरह की लाइट जलती है। इसका ही प्रयोग हम यहाँ पर कंप्यूटर को बूट करने के लिए करते हैं, और बायोस को पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। सर ये फुल फॉर्म बार बार पढ़ के भी भूल जाता हूं, कोई बात नहीं भाई, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, नहीं भूलोगे। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको सीमोस बैटरी के बारे में बताया, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और ये मेमोरी हमारे कंप्यूटर के टाइम को बनाए रखने के काम करती है। ये 5-10 साल में जाकर खराब होती है, रोज रोज ये खराब भी नहीं होती। फिर हम यहाँ पर रोम को हमने 3 भागों में बांटा था, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। तो जो पी रोम है इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसमें क्या है कि जब इसे बनाया जाता है तो खाली बनाया जाता है और इसमें डेटा को एक ही बार आपका सेव लिखा जा सकता है, उसके बाद नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर सीडी। अब सीडी की जो कैसेट होती है आपकी, उसमें क्या होता है आपका कि पहले जो सीडी की कैसेट आती थी और वो खाली कैसेट है। अगर आप में से किसी ने बीएड बीटीसी की हो, कोई पुराना हो जाता है ना, तो बीएड बीटीसी वगैरह की हो तो वहां पे क्या होता है प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रेजेंटेशन बनवा करके मंगाते थे किसमें, सीडी की कैसेट में। तो अगर मैं सन 2010 के आसपास की बात करूं तो वो खाली सीडी की कैसेट 7-8 रुपए की आ जाती थी और उसके अंदर हम अपनी प्रेजेंटेशन डालकर ले जाते थे। तो अगर जब वो आई है तब तो खाली बनी है, लेकिन जब आपने उसमें प्रेजेंटेशन डाल दी तो उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसे डिलीट करके कुछ और भर के ले जाऊं, उसका यूज पेन ड्राइव की तरह आप नहीं कर सकते। ठीक है। उसमें एक बार जो भर गया वो भर गया। इसके अलावा फिर उसी से थोड़ी अपडेटेड चीजें बनी और फिर ईपी रोम आई। अब ईपी रोम में हमें क्या सुविधा मिल गई, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि इसमें मौजूद डेटा को हटाया तो जा सकता था, लेकिन
है ना। लेकिन कैसे हटाया जा सकता था आपका पराबैंगनी किरणों की सहायता से। और इसके बाद इसका भी एक अपडेटेड वर्जन आया, जैसे हम कहते हैं क्या डबल ईपीरोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपीरोम का क्या काम था आपका, क्या काम है वर्तमान में, यही सबसे ज्यादा यूज हो रही है आपकी। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट डेटा को क्या है लाइट के माध्यम से डिलीट करा, पेनड्राइव डिलीट करी, फॉर्मेट करी, दोबारा डेटा भर लिया, ये हमारा डबल ईपीरोम का काम होता है। तो पराबैंगनी किरणों से कौन से डेटा को मिटाया जाता है, डबल ईपीरोम के डेटा को। वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, जो लाइट के जाने पर स्वयं में मौजूद डेटा को खो देती है, वो कौन सी होती है हमारी, वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे कि रैम, एसरैम, डीरैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ये सभी की सभी। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जो लाइट के जाने पर डेटा को मौजूद डेटा को डिलीट नहीं करती है, जैसे कि हमारी रोम, पीरोम, ईपीरोम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क आदि। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, आप लोगों को एक डाउट हो सकता है कि सर जो भी चीज आप पढ़ाते हो तो आप बैंकिंग के ही प्रीवियस ईयर क्यों नहीं लेके आते। तो मैंने ये बात हालांकि पहले भी बताई थी, मैं दोबारा बता दूं कि भाई बैंकिंग के जो पेपर होते हैं उनकी आंसर की नहीं आती, और जब तक आंसर की नहीं आती तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सवाल कब आया है। तो मेमोरी बेस बच्चा पेपर देकर आया, हमने बात की भाई क्या क्या सवाल आए थे, तो उन्होंने बता दिया कि ये सवाल आपके सर आए थे। लेकिन ये बात 100% तो सही नहीं है कि हो सकता है बच्चा भूल गया हो, बच्चे ने कुछ सवाल का कुछ बता दिया हो, इसलिए हम यहाँ पर कभी भी क्या नहीं लिख के लाते, इसलिए हम यहाँ पर कभी भी बैंक का नाम नहीं लिख करके लाते कि ये बैंक के किस पेपर में आपका पूछा गया है ना, ये आपका बैंक के किस पेपर में आपका पूछा गया है। ठीक है, इसलिए बाकी और एसएससी, एनटीपीसी, ये सभी के नाम इसलिए लिखे रहते हैं क्योंकि इनकी क्या आती है, इनकी आपकी, वेरी गुड, क्योंकि इनकी क्या आती है आपकी, इनके आंसर की आती है, इसलिए। ठीक है जी, चलो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो हम क्या कहेंगे, बिट होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, बिट होती है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और इसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। आज की ही क्लास में हमने चीजें पढ़ी हैं, बताएं आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड कैन बी रीप्रोग्राम्ड, एंड कैन बी रीप्रोग्राम्ड, बताएंगे। अगले इस सवाल का उत्तर क्या है आपका, ठीक है, इस सवाल का उत्तर क्या है आपका, बताएंगे। वेरी गुड, तो अब हमारा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोच समझ करके बताएंगे। आज की क्लास में हमने चीजें पढ़ी हैं, कमेंट दिखाइए। वेरी गुड, तो लगभग लगभग सभी दोस्तों का आंसर सही आ रहा है, बस 1-2% बच्चे गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, दोबारा देखना क्लास को, शायद आप बाद में जुड़े होंगे। डबल ईपीरोम क्यों, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी जिसे विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जाता है, तो अब यहीं पर अगर लिखा होता पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जाता है तो आंसर बदल जाता, डबल ईपीरोम। कंप्यूटर शब्दावली में ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है, बताओ। कंप्यूटर शब्दावली में ईपीरोम की का पूर्ण रूप क्या है, ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एक्सटेंडेड नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, एग्जीक्यूटेबल नहीं, आंसर सिर्फ पहले ही अक्षर से आपका आंसर आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने चीजों को ध्यान से देख मात्र भी लिया ना, आपको जरूर लगा होगा कि चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप आंसर कर पाएंगे। अगला सवाल, कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना जरूरी होता है, विच मेमोरी नीड्स टू बी फ्रेश्ड फ्रीक्वेंटली, बताएंगे। विच मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड फ्रीक्वेंटली, एसरैम, डीरैम। डीरैम की फुल फॉर्म क्या है हमारी, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, बताओ। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो आप क्या कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, बहुत बढ़िया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, भैया जो रैम है, सॉरी, रैम तो एक वॉलेटाइल मेमोरी है, कैसी है, रैम तो एक वॉलेटाइल मेमोरी, हमसे क्या पूछा, नॉन वॉलेटाइल, तो रोम इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। अगला सवाल, कंप्यूटर में रैम का स्थान क्या होता है, बताओ। कंप्यूटर में जो रैम है वो कहां पर होती है आपकी, क्या ये एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, क्या ये बाहर होती है, नहीं, क्या ये एक इनपुट डिवाइस होती है, नहीं, क्या ये आउटपुट डिवाइस होती है, नहीं, ये मदरबोर्ड में होती है। कहां होती है, मदरबोर्ड में होती है। अगला सवाल, एलसीडी एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है, इसका उत्तर आप सभी मुझे कहां पर देंगे, टेलीग्राम डॉट ग्रुप में देंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने अपनी ये प्राइमरी मेमोरी वाला जो पार्ट था इसे अच्छे से समझा, कल की क्लास में हम अपनी ये सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपनों का, है ना, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।